जय हिंद दोस्तों। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज़ का आज पार्ट 4। यह सीडीपी की वह सीरीज़ है जिसमें सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। एज इट इज क्वेश्चन जो आए हुए हैं और जो आने वाले हैं वो सब है 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 4। जी हाँ, ये पार्ट 4 है। 1000 प्लस पेडागॉगी प्लस सीडीपी, इसमें पूरी सीडीपी कवर होगी, एक एक पॉइंट कवर होगा, एक एक क्वेश्चन जो आए हुए हैं और जो बनने वाले हैं। 500 ओल्ड क्वेश्चन एंड 500 प्लस न्यू क्वेश्चंस ऐड हैं इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम अपने पार्ट 4 और फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में यानी इंक्लूसिव क्लासरूम की बात की जा रही है। एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना अपनानी चाहिए, यानी एक शिक्षक को कौन सी शैक्षिक योजना अप्लाई करनी चाहिए। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, या तैयार नहीं करना चाहिए, या कभी कभी तैयार करना चाहिए। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत बड़ी चीज़ है, या सीटेट में आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए नेगेटिव क्या क्या है कि तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, यानी कोई प्लान ही नहीं उसको तैयार करना चाहिए। ना ही तैयार नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट बोल दिया। और कभी कभी तैयार करना चाहिए, यानी इसमें क्या होगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन of students belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should, क्या करना चाहिए टीचर को। इसके लिए इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। क्या बोला है कि अपेक्षाओं को विद्यार्थियों से हमें कम नहीं करना है, तो यह निगेटिव है, रॉन्ग आंसर है। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। जी हाँ, हमें जो नए नए टीचिंग मेथड्स हैं अप्लाई करना चाहिए। कि ज़रूरी नहीं कि एक ही टीचिंग मेथड से हमेशा चीज़ें सही होंगी, बच्चे को समझ आएगा। तो इससे क्या होगा, हम नए नए टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं, ये सही होगा। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना, कभी नहीं। इस स्थिति को जैसी ही स्वीकार कर लेना, कभी नहीं। भाई टीचर हो, तुम ही अगर स्वीकार कर लोगे स्थिति, तो बच्चों का क्या होगा। तो हमें अपनी शिक्षण पद्धतियों में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स यानी चाइल्ड। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE 2009 की बात की जाए। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएंगे कि RTE 2009 लागू कब से हुआ है, आया 2009 में, लागू कब से हुआ है। और यह की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, इसमें पूछा है। क्वेश्चन का ऑप्शन है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, या राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, या व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने की बात की गई है, या व्यवहारवादी सिद्धांत की बात की गई है इसमें, या अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति की बात कही गई है। तो देखिए, सहानुभूति की बात तो गलत ही है। बिहेवियरिज्म प्रिंसिपल होगा, या फिर आपका व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर सब बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना है केवल, या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की बात की गई। जी हाँ, इसका राइट आंसर है राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, यानी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की बात की गई है इसमें। तो राइट आंसर क्या है आपका, ए होगा। मतलब जो भी अधिकार हैं उनके वो सारे दिए जाएं, ऐसा नहीं कि केवल थोड़े बहुत अधिकार दिए जाएं, नहीं, सारे अधिकारों की बात की गई है। नेक्स्ट है, पठन वैफल्य बच्चों में प्राथमिक लक्षण क्या है। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विच डिसलेक्सिया इंक्लूड्स, मतलब डिसलेक्सिया जो बच्चे होते हैं उनमें प्राथमिक लक्षण क्या देखने को आपको मिलते हैं। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है कि एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, रिपीटेशन, या न्यून अवधान विकार अटेंशन डिफिसिट ऑर्डर, या अपसारी चिंतन, या पढ़ने में धारा प्रवाहित। तो इसका राइट आंसर है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, या आपका डिसलेक्सिया का प्राथमिक लक्षण है। यह आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो जाएगा, यह भी आपका ADHD हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं होंगे। पहला क्या होगा, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन बुद्धि के बारे में सही है।
इसमें से कौन सा इंटेलिजेंट के बारे में सही है? बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। या सेकंड है, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। थर्ड ऑप्शन है आपका, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। या बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तो देखिए 100% कोई श्योरिटी नहीं है कि आप माप लेंगे, निर्धारित कर लेंगे, ठीक है। इसमें सबसे जो सही आंसर होगा, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ये हार्वर्ड गार्डनर ने हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है इस बारे में कि अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुप्रकारी है। तो क्या है? बहुआयामी है। किसने कहा? हार्वर्ड गार्डनर ने। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी असेसमेंट, आकलन जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला आपका ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। देखिए लेवलाइजेशन तो करेंगे नहीं, ख़त्म कर दीजिए पहला ऑप्शन। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अंकित करना नहीं। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, कभी उन पर श्रेणी निश्चित नहीं करेंगे। तो बचा क्या राइट आंसर? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। मतलब बच्चे जो भी आप आकलन कर रहे हैं जिस चीज़ का, उसके बारे में बच्चे क्या सोचते हैं, सही सोचते हैं कि गलत सोचते हैं, और गलत सोचते हैं तो भ्रांतियाँ क्या हैं उनके समाज में, क्योंकि वो परिवेश से ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं। और सबसे पहला विद्यालय क्या होता है? परिवार होता है। ये चीज़ मैंने आपको ईवीएस में बताया है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों, देखिए एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। क्या होते हैं? मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो या वह रिजिड थिंकर है, एक से अधिक है तो रिजिड होगी नहीं। आत्म केंद्रित विचारक है। मौलिक की बात की जा रही है यहाँ पे ना, कि मौलिक होते हैं, उनके जो समाधान हैं वह मौलिक होते हैं। तो ये भी बात नहीं होगी आत्म केंद्रित है तो मौलिक नहीं होगा। इसमें सृजनात्मक विचार, क्योंकि देखिए एक से अधिक विचार की बात कर दी जा रही है ना, एक से अधिक समाधान की, मल्टीपल सॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सृजनात्मक विचारक होगा, अभिसारी नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? क्रिएटिव थिंकर। रूही क्या है आपकी? क्रिएटिव थिंकर। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इनमें से किसका उदाहरण बच्चों को संकेत देना तथा उसमें सहयोग देना और संकेत देना, किसका उदाहरण होगा? मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग, या रीइंफोर्समेंट, या आपका अनुबंधन यानी कंडीशनिंग। तो वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चों को स्कैफोल्डिंग ढांचा थोड़ी सी सहायता दी जाती है। किसके द्वारा? मोर नॉलेजेबल अदर्स के द्वारा। यानी जो आपसे थोड़ा ज़्यादा जानकार होता है वो आपको स्कैफोल्डिंग यानी पहाड़ या ढांचा देगा। ओके, वो आपको थोड़ी सी सहायता करता है। कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रही तो आपकी मदद करेगा। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं या वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो वाइगोस्की ने क्या कहा है इसको? ईगोसेंट्रिक या प्राइवेट स्पीच, इसको क्या कहा है? तो वाइगोस्की क्या किस पे बात करते हैं? प्राइवेट स्पीच। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ईगोसेंट्रिक की बात किसने की है। वाइगोस्की किसके? प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं। और जिगसॉ मैंने आपको पढ़ाया है किसमें? ईवीएस में। अगर आपको वीडियो ना मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसमें ईवीएस की वीडियो पढ़े हैं तो क्लास 4th या 5th में ये आपको मिल जाएगा। जिगसॉ पहले के बारे में मैंने आपको वहाँ समझाया है। तो यह व्यक्तिगत वार्ता है, व्यक्तिगत वार्ता की बात करते हैं आपके वाइगोस्की। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? इनमें से कौन सी पियाजे की संरचना है जो
व्यक्ति के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में इसमें से कौन सी चर्चा करती है? तो क्या है? अनुबंधन, प्रबंधन, स्कीमा या अवलोकन अधिगम, कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, स्कीमा या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। इसका राइट आंसर क्या है? स्कीमा। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में यह संरचना क्या है? स्कीमा है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीमा जो होता है, स्कीम्स, संज्ञानात्मक संरचना और इक्विलिब्रियम, समायोजन, आत्मसातकरण, विकेंद्रीकरण आदि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूलभूत भाग हैं। जबकि अनुबंधन जो होता है वह पावलाव द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? निम्नलिखित में कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात यहाँ की जा रही है? अस्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व की बात की गई है, या प्रतीकात्मक खेल और विचारों के अनुक्रमणिकता की बात की गई है, या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क तथा साध्यात्मक विचार की, या संरक्षण और कक्षा समावेशन की बात की गई है? तो मूर्त संक्रियात्मक की बात की गई है। पहली बात तो अवस्था कब से है? आपकी 7 से 11 वर्ष की बात इसमें की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि संरक्षण तथा कक्षा समावेशन की बात इसमें की गई है। राइट आंसर क्या है? कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन की बात की गई, इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? इसमें से कौन सी अवधि भाषा के विकास के लिए और अर्जन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? इसके ऑप्शन हैं आपके मध्य बाल्यावस्था, या एडोलेसेंस है, जन्म पूर्व अवधि है, या अर्ली चाइल्डहुड। तो जन्म पूर्व अवधि यानी पेट में थोड़ी ना बच्चा वहाँ के सीख लेगा। तो इसका सबसे सही आंसर क्या होगा? अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था सबसे ज़्यादा जो आपकी 6 से 9 वर्ष मानी जाती है। देखिए आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे आप यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार जा सकते हैं। वहाँ पे आप क्या करेंगे? 0 से 2 इन्फेंटी लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो नॉर्मली सोचती है साइकोलॉजी, वहाँ पे आपका जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की बात होती है, या आपका होता है उसके बाद जो चाइल्डहुड होता है वह आपका 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। ओके, इसमें 6 से 9 प्रारंभिक बाल्यावस्था और 9 से 12 मिडिल होता है या बाद का होता है, और किशोरावस्था आपका 12 से 18 वर्ष चलता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में, ये देखिए सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं पर प्रभाव को महत्व दिया है? इनमें से कौन है जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय की बात करते हैं? उनकी थ्योरी का नाम भी इसी से रिलेटेड है। तो वह कौन से हैं? वह लेव वाइगोत्स्की हैं। बाकी सबका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि किसने कौन सी दी। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सी दी, जीन पियाजे ने, और जेबी वाटसन, ये किन थ्योरियों से संबंधित हैं? बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली? यहाँ जेंडर रूढ़िबद्धता की बात की गई है, तो बच्चों में कौन सी वह सही होगा? जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। भाई हम जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने की बात करें, ना कि बढ़ावा देने की। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था अलग अलग बैठाएंगे तो वह जेंडर भूमिका ही हो जाएगी। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, हाँ परिचर्चा कर सकते हैं। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, भैया महत्व देंगे तो फिर कैसे उसके बारे में मतलब अनुरूपता को कम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हम चर्चा करके ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? देखिए पिछला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। एसोसिएटेड में ऐसा होता है कि अगला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से संबंधित हो सकता है। तो इसमें क्या इन्होंने बात की थी? जेंडर पक्षपात की बात की थी। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? जेंडर पक्षपात होगा।
निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं, यानी इसमें डेवलपमेंट की बात की गई। देखिए इंग्लिश में पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी में वृद्धि को भी विकास ही बोल देते हैं, कभी कभी लिखने में गलती कर देते हैं। तो डेवलपमेंट या तो ग्रोथ आएगा या तो डेवलपमेंट आएगा। ग्रोथ वृद्धि होती है और डेवलपमेंट विकास होता है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत इनमें से नहीं है पूछा गया है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है। जी हाँ, सही है ये आंसर आपका। तो ये होगा, यहाँ नहीं पूछा गया तो जो नहीं होगा नेगेटिव को ध्यान रखिएगा। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं, तो ये आपका आंसर गलत है, यानी यही आंसर सही होगा। विकास जीवन पर्यंत चलता है, सही है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती, लेकिन विकास चलता है। विकास परिवर्त्य होता है, ये भी सही है। मॉडिफिएबल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सांस्कृतिक संबंध इससे प्रभावित नहीं करते, जबकि विकास को सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्रता से घटित होती है? किसमें शारीरिक वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है और विकास भी तीव्रता से घटित होती है? तो अभी मैंने ऊपर बताया था क्या, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड सबसे ज़्यादा जो होती है वो इन्फेंसी में होती है, यानी जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। और प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है? 6 से लेकर 9 वर्ष तक। तो सबसे ज़्यादा इसमें होती है, उसके बाद इसमें होती है कि इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो अगर ये अलग अलग आंसर दिया था तो आप उसे केवल इन्फेंसी लगाते, लेकिन साथ में चाइल्डहुड है तो लाइन से ही लगाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, फैमिली एवं मीडिया। देखिए फैमिली और पास पड़ोस ये आपका प्राथमिक होगा। ओके, फैमिली जहाँ जहाँ है वो प्राथमिक ही होती है, तो ये आंसर होगा नहीं इसमें। इसमें पूछा है कि द्वितीयक, कौन सा इसमें द्वितीयक है? तो द्वितीयक इसमें कौन सा होगा? इसमें देखिए फैमिली नहीं होगा और पड़ोसी, तो ये भी इसका नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? स्कूल एंड मीडिया, क्योंकि मीडिया भी आपका द्वितीयक है और स्कूल भी आपका द्वितीयक है। तो राइट आंसर क्या है? स्कूल एंड मीडिया। नेक्स्ट है वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज। क्या वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण होगा इसमें? तो पर्यावरण प्रभाव, केवल पर्यावरण प्रभाव, ऐसा नहीं होगा। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, हाँ जी हाँ, आनुवांशिकता हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का गुणन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है आपका वैयक्तिक भिन्नता। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिकी संकेत पद्धति कोड, ये केवल आपकी हेरिडिटी की बात कर रहा है। या जन्मजात विशेषताएं, ये भी आपकी हेरिडिटी की बात कर रहा है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? बार बार यांत्रिक अभ्यास के दौरान, यानी उन्हें क्या आप रटाएंगे? तो गलत हो जाएगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, जी हाँ, बच्चों को हम जितना अधिक अवसर उपलब्ध कराएंगे बच्चे उतने ज़्यादा क्रिएटिव होंगे और जटिल अवधारणाओं की समझ को उसमें हम सहज कर सकते हैं। एक व्याख्या देखकर नहीं, ये बड़े क्लासों के लिए सही होती है व्याख्या, लेक्चर मेथड। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? उन्हें हम चर्चा के लिए और अन्वेषण यानी खोज के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? इनमें कौन सी है जो मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड हो गया पहला, तो क्या ये बढ़ावा देगी? नहीं, शारीरिक दंड हमें देना ही नहीं बच्चों को। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जी हाँ, इसमें सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण की बात की जाती है। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी सही है कि सतत एवं सर्व कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन की बात की गई। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, कभी भी हम कंपैरिजन तो करेंगे ही नहीं, तो ये भी गलत होगा। राइट क्या है? सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड आपका ऑप्शन क्या है? डी पे। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है?
मतलब वह क्या करेगी कि समस्या समाधानकर्ता बच्चे बन सके। इसके लिए क्या करेगा, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करना। बच्चे भगवान के रूप में दंडित नहीं कर सकते आप। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार मंथन करके, जी हाँ, इस पे हम क्या करेंगे, ये सही होगा आपका। बच्चों का विचार मंथन के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, उस पर विचार मंथन करेंगे। इससे क्या हो, बच्चे खुलकर अपनी बात को रख सकेंगे और चीज़ें समझ सकेंगे। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार नहीं, हम हर काम के लिए भौतिक पुरस्कार देंगे तो बच्चे केवल पुरस्कार के लिए ही काम करेंगे, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर महत्व देकर, ऐसा भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा कि हम उन्हें बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे विचार मंथन वगैरह के लिए। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। पहला क्या है कि यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, गलत है। उदाहरण दे रहे हैं आप। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रादर देन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग नहीं, जबकि यह अंडरस्टैंडिंग में फोकस करेगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। जी हाँ, इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंजेस के लिए यह एक इफेक्टिव तरीका है। विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, ये भी नहीं। राइट आंसर क्या होगा, इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंजेस। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, इसमें से कौन सा है जो करेक्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोस्पेक्टिव के लिए, संरचनावादी अधिगम के लिए, अनुबंधन के लिए। पहला है आपका अधिगम आवृत्ति संबंधन के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन। लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटेटिव एसोसिएटिव। दूसरा सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना या प्रक्रिया। तो सक्रिय विनियोजन है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे एक्टिव इंगेजमेंट है, सक्रिय रूप से बच्चा लगा है, तो वह क्या होगा आपका सही हो जाएगा। यहाँ स्मरण की बात की गई, ये भी नेगेटिव। यंत्रवत कभी भी मेमोराइजेशन तो कराना ही नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट ऐसे ही आंसर होंगे, बहुत ही आसान ईजी होते हैं। इसमें क्या है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने के लिए क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात, लगातार और पुरस्कार या दंड लगातार नहीं दिया जाता है, तो यह नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। बाद में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, तो नेगेटिव क्या है वो ध्यान देना है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देगा। नहीं, निपुणता तो इससे नहीं आएगी बच्चों में, बच्चे केवल पुरस्कार के लिए ही काम करेंगे। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। जी हाँ, क्योंकि वह उत्साहपूर्वक नहीं सीखेंगे, वह उन्हें वह इसलिए सीखेंगे क्योंकि उन्हें या तो वो दंड से डरेंगे या पुरस्कार के लिए काम करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी और आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था, बच्चे केवल किसके लिए, अधिकार या पुरस्कार के लिए करेंगे, तो उनमें स्वाभाविक जो अभिरुचि होगी खुद से करने की वह कम हो जाएगी। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिनन के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बार बार याद करने, देखिए यंत्रवत रिपीटेटिव मेमोराइजेशन की तो बात ही नेगेटिव होती है, इसको करना ही नहीं है। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। जी हाँ, ये हो सकता है। थर्ड क्या है, बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। नहीं, कभी अनदेखा नहीं करेंगे। लास्ट क्या है, दंडित तो करना ही। तो राइट आंसर क्या है, शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स, जिससे बच्चे और खुल सकें, वह अपनी बात और रख सकें। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से होता है। संरचनावादी में अधिगम कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क में लर्निंग कैसी होगी, तो यह अनुबंध द्वारा अर्जित यानी एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, कभी लर्निंग कंडीशन में होती है, नहीं हो सकती है। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस और मीनिंग मेकिंग, जी हाँ मीनिंग मेकिंग होती है लर्निंग।
उद्देश्य होता है लर्निंग का। यंत्रवत याद करने की बात ही गलत है और बल देना तो और ही गलत होगा। तो इसका क्या होगा, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। लर्निंग हमेशा मीनिंग मेकिंग होती है। संवेग एवं ज्ञान एक दूसरे से कैसे हैं, सन्निहित हैं, संबंधित नहीं है, पूर्णतया अलग हैं या स्वतंत्र है। संवेग एक दोनों से सन्निहित है, इंटरवूवन विथ हैं। क्या है, सन्निहित हैं एक दूसरे में संवेग। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या व्यवस्था है, यानी क्या विशेषता है। चाइल्ड सेंटर पेडागॉजी प्रमोट्स, किसको प्रमोट्स करता है। क्या यंत्रवत याद करना नहीं, मेमोराइजेशन पहले ही रॉन्ग होता है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, तो वर्गीकरण हम कभी भी लेबलिंग नहीं करेंगे। देखिए ये हमेशा क्या है, रोट और मेमोराइजेशन वैसी नेगेटिव, लेबलिंग भी है। केवल पाठ्यपुस्तक ओनली आ गया और पाठ्यपुस्तक पर केवल निर्भर नहीं होता है टीचर, तो बच्चों के अनुभवों को हम प्रमुखता देते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ से इस बार सारे क्वेश्चन आएंगे एक महीने सीटेट के एग्ज़ाम में 16 दिसंबर से जो होने वाला है, और आज या कल में इसके एडमिट कार्ड भी आपके अपलोड हो जाएंगे। तो CTET.nic.in से इसकी आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसके एडमिट कार्ड, जो भी जिनका भी एग्ज़ाम हो। तो जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।